अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ इचरा के इलाके में दिन दिहाड़े ताजिर को 2 डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लिया और 7 माह तक पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इस अंधे कत्ल में कितने मुल्ज़िमान CIA मॉडल टाउन ने गिरफ्तार किए हैं? मुल्ज़िमान ने ताजिर को कितनी रकम लूटने के बाद मज़ाहमत पर कत्ल किया था? मुद्दई मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से और इंसाफ के हसूल के लिए क्या दवाइयाँ देते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। सात माह तक मुल्ज़िमान कहाँ गायब रहे? पुलिस 7 माह तक मुल्ज़िमान को क्यों ढूंढ ना सकी? और अब मॉडल टाउन CIA ने मुल्ज़िमान को कहाँ से गिरफ्तार किया है, ये मुल्ज़िमान से तफसीलात तमाम जानेंगे। DSP CIA मॉडल टाउन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी तफसीलात लेंगे। पहले मुल्ज़िमान से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या? एहतशाम। एहतशाम, कहाँ के रहने वाले हो? वाल्टन। कोई पढ़ाई वगैरह की? हाँ जी। कितना पढ़े हुए हो? मैट्रिक। उसके बाद क्या काम करते हो? कॉल सेंटर की जॉब कर रहा था। कितना अर्सा जॉब की? साल। फिर उसके बाद कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 25। अच्छा, तो कब से काम कर रहे हो? मुलाजमत वगैरह कब से कर रहे हो? काफ़ी देर से कर रहा हूँ, जब से स्कूल छोड़ा उसके बाद से जो भी स्टार्ट की है, कभी कॉल सेंटर, कभी कहीं काम। अच्छा, तो डकैतियाँ करनी कब से शुरू की? ये पहली वारदात थी। ऊंचा बोलो ज़रा थोड़ा सा। ये पहली वारदात थी। हाँ। मेरे दोस्त ने, इसने रेहान ने फ़ोन करके बुलाया था। हाँ। कि जी वारदात एक वहाँ पे करने चले। लॉकडाउन की वजह से मैं इनके साथ चला गया था। हाँ। तो इससे वारदात करने गए थे। ठीक है। पे गए तो असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? असला एक दोस्त था, उसने दिया हुआ था। अच्छा, अपना असला नहीं था तुम्हारे पास? तो वारदात करने से पहले ये सोचा था कि किसी को कत्ल करके वारदात करनी है? दुकानदार को पहले से टारगेट किया हुआ था? नहीं सर, इसने फ़ोन करके बुलाया था। इसने बताया था कि फ़लाँ शॉप पे, इसको किसी ने बताया था। इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया। क्या बताया था? कि फ़लाँ इचरे में शॉप है, तो वहाँ चलते हैं, तो वहाँ से पैसे वगैरह। नहीं, उसी शॉप का क्यों बताया? लाहौर पूरे में तो बहुत दुकानें। ये तो नहीं पता। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं वाल्टन का। वाल्टन के रहने वाले हो, तो वाल्टन से इचरे क्यों वारदात करने गए? वाल्टन में भी तो डिफेंस में कर सकते। इसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, इसने आगे मुझे कहा, तो मैं इसके साथ चला गया। अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं वहाँ पे कभी गया ही नहीं था। तुम्हारा क्या नाम है? रेहान। रेहान, कितने अरसे से जानते हो इसे? मैं तकरीबन हमारी दोस्ती है 4-5 साल से सलाम दुआ। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं वाल्टन का। अच्छा, वाल्टन की रहने वाले हो। करीब घर है? नहीं। तुम पहले वारदातें करते रहे हो? नहीं। तो फिर ये तो कह रहे कि तुमने उसको वारदात का करने। पहले में एक यार दोस्त था, उसका ये यार दोस्त था, उसके रेफरेंस से हमारी सलाम दुआ बनी थी। अच्छा, तो बंदा किसने मारा, तुमने ही है इसने? भाई ने। अच्छा, क्या हुआ क्या उस दिन? कुछ भी नहीं सर, हम बाइक पे गए हैं। हाँ। दुकान में पहले भाई गया अंदर, फिर मैं गया उसके साथ। हाँ। ठीक है, फिर मैं गया हूँ अंदर, तो पिस्तौल निकाल के सीधा गया, पैसे पूसे लिए हैं, वापसी बाइक पे बैठे हैं, तो उसे एक डाट मारा, फिर हमने ज़मीन की तरफ इसने फायर किया। ठीक है, फिर हम बाइक पे बैठ के आ गए। ज़मीन की तरफ फायर किया? ज़मीन की तरफ। उसको तो सीधी गोलियां लगी? सीधी हमने किया ही नहीं फायर। फिर उसको गोली किसकी लगी? पता नहीं किस तरह लगी है। तुम लोगों ने नहीं मारा फिर? तुम कह रहे हो वो खुद ही मार गया? नहीं, हमारी गोली से पता नहीं मरा कि नहीं मरा, मुझे ये भी नहीं पता उसे गोली लगी है कि नहीं लगी। कितने फायर किए थे तुम लोगों ने? एक ही फायर हुआ था। एक फायर हुआ और तुम लोग उसके बाद चले गए? तुम लोगों को नहीं पता? तुम लोगों को कब पता चला कि बंदा मर गया? जब मैं पकड़ा गया। कब पकड़े गए तुम? ये तकरीबन 2 माह हो गए। तुमने बंदा मारा 5वें महीने में, उसके बाद कहाँ पे तुम लोग गायब रहे? मैं लाहौर में फिरते रहे? पता ही नहीं था। तुम कहाँ पे फिरते रहे इतना? मैं जेल में था सर। तुम जेल किस केस में गए? मैं वो लड़ाई झगड़ा हुआ था एक दोस्त का, तो उसकी लड़ाई झगड़े में गया था, वहाँ पे भी फायर गोली चली थी, तो उस चक्कर ऊंचा थोड़ा सा बोल रहे थे शाम। बाद में मैं जेल में चला गया था। लड़ाई झगड़े में? बस? हाँ जी। यार, लड़ाई झगड़े में तो कोई अंदर नहीं ना जाता। चली थी वहाँ पे। अच्छा, बंदा गोली किसने चलाई? मुझसे ही चली थी। तो तुम अभी कह रहे हो तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? इससे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड ये इसी साल का वाक़या है। हाँ। इससे पहले वो था, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद जेल में चले गए हम।
जुडिशल हो गए थे जुडिशल। जैसे रेहान बता रहा है कि वहाँ पे तुमने वारदात की, उसके बाद तुमने गोली चलाई। हाँ जी। गोली क्यों चलाई जब तुम उन्होंने पैसे भी लूट लिए थे? वेपन ही ख़राब था, वेपन चला ही रहा था ना, है नहीं ना उसको मर्डर करने की नीयत से चलाई, उनका ना कोई जाती दावत थी ना दुश्मनी थी। तो फिर गोली क्यों चलाई? नीचे फायर किया वो चली। जब तुम उन्होंने वारदात कर ली थी तो फिर गोली क्यों चलाई? सर बस वो नीचे वेपन ख़राब था, वेपन ही नहीं था ठीक, गोली नीचे चली है। तो तुम्हें कैसे पता था कि वेपन खराब है? तुम तो पहली दफा ये सारा कुछ कर रहे हो ना, तो तुम्हें कैसे जिसने पता? दिया था उसने बताया था कि ये चलता नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ। जिसने दिया कितनी वारदात की, कितने पैसे वहाँ से लूटे थे? 16,000। बस हाँ जी। 16,000 के पीछे तुमने बंदा मार दिया? सर बंदा नहीं मारा जनाब, आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि फायर तो नीचे किया, हमारी कोई उसको आती है दावत, तो दुश्मनी तो थी नहीं, कोई जगह का ऐसा वैसा कोई मामला नहीं। जैसे रेहान भी कह रहा है, तुम भी कह रहे, गोली तुमने नीचे मारी, फिर बंदा कैसे मरा? सर अब ये तो अल्लाह की कुदरत जानती है कि बंदा गोली नीचे चलाई, क्रॉस फायर हुआ, क्या हुआ ये तो हमें नहीं ना इस चीज़ का लगा। उस बंदे ने तुम लोगों के ऊपर कोई मजामत करने की कोशिश की थी क्या? हाँ जी। क्या करने की कोशिश की उसने? उसने आके राड मारा था। किसे मारा रॉड? तुम्हें हाँ जी। लगा था तुम्हें रॉड? हाँ जी। कहाँ पे लगा? बाजू पे। कुछ नुकसान हुआ तुम्हें? नहीं सर। तो फिर तुमने डर के गोली चलाई या वैसे ही? सर वेपन का मुंह नीचे किया तो वेपन का मुंह डरते, उस टाइम बंदा सेंसेस में ही नहीं होता, सेंसेस में हो तो वैसे ही ये काम ही। इस वारदात के बाद कितनी वारदातें की? कोई भी नहीं, जेल में था, जेल से लेके आए। वारदात के फौरन बाद जेल चले गए हाँ थे? जी, तकरीबन 1 माह बाद, 1.5-2 माह बाद जेल में चला गया था, उसके बाद जेल से लेके आए। ये तुम्हें जेल से लेके आए। तुमने उसके बाद कितनी वारदातें की? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो फिर ये वाली वारदात क्यों की जब तुमने वारदातें करनी नहीं थी? बस एक बंदे एक लड़का था जिसने लालच दी थी, जिसके चक्कर में हम चले गए थे, बस और कुछ भी नहीं। इस दुकान का तुम लोगों ने क्यों इंतखाब किया? जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसी दोस्त ने बताया कि वहाँ पे है, ये भी इत्तेशाम भी यही कह रहा है कि तुम्हें किसी ने बताया कि इछरे में दुकान पे जाना है, और वहाँ से तुमने लूटे सिर्फ 16,000 रुपये। तो इसी दुकान को क्यों तुम लोगों ने टारगेट किया? किसी दोस्त ने बताया था, वो दोस्त उसके क्या पास बताया मिला था? ही नहीं कि इस दुकान में पैसे हैं, ठीक है, उस दोस्त ने बताया था, ठीक है। मैं तो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा था, कचहरी में काम कर रहा था। कचहरी में क्या करते हो तुम? मैं क्लर्क था। कचहरी सरकारी नौकरी करते थे? कितना अभी अर्सा? थोड़ी देर हुई थी। अच्छा, कितनी तनख्वाह थी वहाँ पे यही 200-300 रुपये खर्चा मिल जाता था रोजाना का? 200-300 या 500 रुपये रोजाना का? जी, तो वो काफ़ी नहीं थे 500 रुपया रोजाना का? काफ़ी था। तो फिर वारदातों का जेन में कैसे आया? तो वारदात नहीं, वारदात एक ही की है ये, जो सी हुई है। अगर कामयाब हो जाते, अगर बंदा ना मरता तो और करनी थी। उसके बाद सर अगर कर रहे होते तो करते, बाद में मैं काम करता रहा जो कचहरी में। अच्छा, तुम कहीं पे फरार नहीं हुए, लाहौर में रहे? जी सर, और इधर ही रहा हूँ, फिर मैं गुजरांवाले चला गया था, वहाँ से मैं पकड़ा गया। यानी तुमने जब 5वें महीने में वारदात की, उसके बाद तुम लाहौर में नौकरी करते रहे, और गुजरांवाला कितना अरसा पहले गए? यही 1-1.5 माह। 1-1.5 माह पहले वहाँ पे गए। इस दौरान तुम्हें किसी पुलिस वाले ने नहीं पूछा, ना चेक किया, ना कोई छापा मारा तुम्हारे घर में? कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। तुम जेल से जब आए हो, जेल तुम्हें ये जेल से लेके आए, जब तक तुम जेल से नहीं गए थे, लड़ाई नहीं हुई थी, तब तक तुम्हें भी किसी पुलिस वाले ने नहीं छेड़ा? सर टाइम ही नहीं था पीछे, 1 माह पहले जिस माह का ये वाक़या, उसके 1.5-2 माह बाद तो मेरा ये मिसहैप हुआ, लड़ाई झगड़ा जो हुआ, तो उसके चक्कर में मैं जेल में चला गया। उसके बाद रफ़ीक डोगर साहब जो है वो मैं जेल से तलबी लगवा कर लेके आए, उन्होंने सारा मामला इन्वेस्टिगेट किया। सही। आप मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुने, इसमें कितनी सदाकत है। डीएसपी मॉडल टाउन में हमारे साथ मौजूद है हुसैन शाह साहब, इनसे जानते हैं। शाह जी, मुल्ज़िमान कहते हैं हमने तो एक वारदात की है, वारदात करके हम कहीं गए भी नहीं हैं, लाहौर में रहे। एक कहता है कि मेरी लड़ाई हो गई थी, उसकी वजह से मैं जेल चला गया। फिर इतना टाइम क्यों लगा लाहौर पुलिस को गिरफ्तार करने में मुल्ज़िमान को? ये मुल्ज़िमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। इन्होंने वारदात की, इचरा में दौरान वारदात इन्होंने दुकानदार को फायर मारा, जिससे वो तो फायर मारा ही नहीं, वो कहते हैं हमने तो ज़मीन पे गोली मारी है। नहीं, सीधा फायर लगा, उसके फायर लगा तो वो उसकी डेथ हुई है। हॉस्पिटल 3 घंटे रहा, 3 घंटे बाद उसकी डेथ हुई है, और ये फरार हो गए मौका से। सीसीटीवी के ज़रिए इनको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं थी, इनकी पिक्चर्स क्लियर नहीं थी। उसके बाद हम इनको ट्रेस करते रहे। फिर इनको इसके बाद इन्होंने एक वारदात की नसीराबाद के इलाके में, उधर भी इसने फायरिंग की एहतियाम ने। उसमें ये फिर इसको ट्रेस किया तो उस वारदात में ये गिरफ़्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद इसको फिर जब तफ्तीश की तो इसने बताया कि मेरे साथ उस वारदात भी मैंने की है, इचरे वाली भी मेरे साथ रेहान था। रेहान को ट्रेस किया, रेहान उस वक्त इधर से लाहौर से भाग चुका था, अमरीद के गया, उधर से आके गुजरांवाले चला गया। तो इसका उधर मोबाइल वगैरह जो नंबर में मिला वो बंद था। फिर इसका लिंक तलाश किया कि किसके साथ रब्ता करके ये उधर गया है गुजरांवाला में, तो वो इसके मामू का नंबर था। इसके मामू को गिरफ़्तार किया, फिर उसने इसको गिरफ़्तार करवा दिया कि ये मैंने इधर उठाया हुआ है। इसको पकड़ के लाया, फिर उन्होंने उस वारदात का इसने भी तस्लीम किया कि हमने वारदात में और एहतियाम ने किया है।
फिर इन दोनों को गिरफ्तार करके तो अभी ये चालान दर्ज कर रहे इनकी जो इचरे में वारदात की इन्होंने, वो इनकी पहली वारदात थी? हैं। नहीं, उससे पहले रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जेल जा चुके हैं पहले भी। किन वारदातों में जा चुके हैं? यही डकैतियों में। मुलजमान ने वॉल्टन से इछरे जाके वारदात की और ये कहते हैं कि इनको किसी दोस्त ने बताया था कि इस दुकान में वारदात करें। इस चीज़ को आपने प्रूव किया कि ये उसी दुकान में सिर्फ क्यों गए वारदात करने के लिए, जबकि वहाँ से लूटा भी इनके मुताबिक सिर्फ 16,000 रुपया। 2 लाख रुपया इन्होंने उधर से कैश लूटा था और इनको इन्फॉर्मेशन थी कि इधर कैश ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इजी लोड भी साथ कर आपके सामने उन्होंने कहा 16,000 रुपया लूटा। नहीं, 2 लाख FIR चेक करें, 2 लाख रुपए की FIR ठीक है, और इनसे बरामदगी भी हुई है। तो ये उस दुकान में सिर्फ इसलिए गए कि वहाँ पे कैश ज़्यादा होगा? कैश ज़्यादा होगा। ये शॉप रॉबरी की वारदातें करते, शॉप रॉबरी और रोड की थी वारदातें। इनके ऊपर अब एक मुकदमा तो ये हो गया 302 का, डकैती मज़ामत पे कत्ल का। इसके अलावा जो मुकदमे हैं उनके अंदर ये जेल काट चुके हैं। अगर पहले भी ये वारदातों में मुलविस रह चुके हैं, जेल काट चुके हैं, फिर वापस आ गए, इसका मतलब है कि पुलिस की जानिब से चलान इतना कमज़ोर पेश किया जाता है कि मुलजमान वापस बाहर आ जाते हैं। उसमें अक्सर एविडेंस जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, शहादतें नहीं देते, कई में मुद्दई शनाख्त नहीं करते, मुद्दई जो है वो पैरवी नहीं करते, इसलिए जो है ना वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है ताकि मुलजमान को सज़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, सख्त से सख्त सज़ा हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लिया और उसकी वजह से केस को पर भी लगने चाहिए थे, तो 7 माह क्यों लग गए मुलजमान तक पहुंचने में? क्योंकि ब्लाइंड थे मुलजमान, पता तो था नहीं किसने वारदात की है। CCTV तो फ़ौरन ही आ गई थी। हाँ, CCTV आ गई, CCTV क्लियर नहीं थी, इनकी तस्वीरें क्लियर नहीं थी CCTV में। उसके बाद इनको ट्रेस किया, ये सेफ सिटी के कैमरों में एक जगह पे एक मुलजम ने दूसरे को उतार दिया, वो रिक्शे में बैठ के जा रहा है, रिक्शे का नंबर भी क्लियर नहीं हुआ था। कोशिश काफ़ी की, उस वक्त से कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते फिर 5-6 माह लग गए इनको गिरफ्तार करते करते। सही। आप DSP साहब की गुफ्तगू सुने थे, इनसे दोबारा जानते हैं। जो तुम लोगों ने पैसे लूटे उनका क्या किया? आधे आधे कर दिए। पे कहाँ पे खर्चे? घरेलू खर्च किया या कोई ऐशी वगैरह की? बाहरी खर्च कर दिया। कहाँ पे? कोई पार्टी वगैरह की? नहीं, कोई पार्टी वगैरह नहीं की। 8,000 में आपको पता था। DSP साहब मुकदमा जो मकतूल की जानिब से, मुद्दइयों की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया, उसमें 2 लाख रुपया कह रहे हैं DSP साहब। वो तो उन्होंने FIR लॉन्च करवाई है, जो भी माननी पुरानी बात है 16,000 से ऊपर ही है। हाँ, अभी 16,000 ही था। 16,000 की थी। 16, तुमने 8,000 का क्या किया? कुछ नहीं, जिसका असला था वो पकड़ा गया? पता नहीं सर। असला वापस दे दिया था उसे? मैंने लिया था। असला वापस दे दिया उसे? नहीं सर, वेपन फेंक चुका था मैं उसके बाद। शाह जी, जिस बंदे ने असला दिया है वो भी तो उतना ही कसूरवार है, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, उसको पता था कि ये वारदात करने जा रहे हैं। एहतशाम बता रहा है कि उसने बताया भी ये कि झूठ बोल रहा है, असला इसका अपना ही था, तो इसने कहीं से खरीदा हुआ था असला। तफ्तीश में कोई कमी रह गई जो आपके कोई सामने ऐसी- झूठ बोल रहे हैं? कोई ऐसी कमी नहीं रही तफ्तीश में। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके सामने? वो अपना बयान चेंज कर रहा है ना अपनी बचत के लिए। नहीं, बंदा तो उनसे मरा है। जी, पहले तो उनको भी ये भी शुबह है कि बंदा शायद मरा ही नहीं है। बंदा आप लोगों ने तो नहीं मार दिया कहीं? बंदा मर रहा है, उनको पता है बंदा मर रहा है, इसलिए तो भाग गए थे लाहौर छोड़ के। जब उनको पता चला है तो ये उसके बाद ऐसे क्रिमिनल्स बड़े को कितनी सजा दिलवाने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं? इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी, सज़ाए मौत है इसकी, और इंशाल्लाह ताला इनको सज़ा होगी। सही, बहुत शुक्रिया। आप DSP साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, मुलजमान की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। मुलजमान ने किसी के कहने पे इस जगह पे वारदात की, यानी वारदात उन्होंने करनी थी लेकिन जिस दुकान के अंदर बंदा मारा उन्होंने, ये किसी के कहने पे की और वहाँ से मुलजमान के मुताबिक 16,000 रुपया लूटा इन्होंने। मुकदमे में 2 लाख रुपया लिखा हुआ है। मुलजमान DSP साहब के मुताबिक पहले भी डकैतियों की वारदातों में मुलविस रह चुके हैं। मुलजमान बाहर क्यों आ जाते हैं, इस चीज़ का सवाल का जवाब जो है वो सीनियर हुकाम से लेंगे। मुद्दई मुलजमान की गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं, इंसाफ के लिए किस तरह का इंसाफ वो चाहते हैं, ये मुद्दइयों से जानेंगे।
वजीर भी रहते भी हैं और उनका बिल्कुल असलम इकबाल के आगे भी मैंने बड़ी अपील की है, उसने हमारे साथ तावन किया है, फोन वगैरह करता रहा है। बहरहाल मुझे इंसाफ बात चाहिए बस। जब मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तो उसके बाद एक सज़ा का जो है वो सिस्टम शुरू हो जाता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिल जाती है, सज़ाए मौत नहीं मिलती। आप हुकामे बाला जैसे आप कह रही हैं कि आप सीसीपीओ के पास भी जाती रही हाँ हैं जी, और बहुत उन्होंने तावन किया सीसीपी वाले ने। अब मेरी इमरान खान से अपील है कि मुझे इंसाफ दिला दे, बस मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। बच्चों का बाप तो नहीं आएगा, मेरा बेटा तो नहीं आएगा, जवान उसकी बीवी है, क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं, क्योंकि मेरा खुद का सहारा कोई नहीं है। आपके कितने बच्चे थे? मेरे 4 बेटे 2 बेटियां। आप बता रही थी कि बच्चों के साथ भी कोई हादसा वगैरह हुआ? हाँ जी, बड़े बेटे के साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट रोड, छोटे के साथ अटैक हुआ, उसके बाद 3 महीने बाद उसका बालन चला गया। ये रमजान में 24वें रोजे। तो यानी आपके एक ही अब आखिरी बेटे जो हैं वही कफील हैं? बिल्कुल। आपके भी उनके घर वालों की सबके, अल्लाह उसकी मदद करे। कितना मुश्किल है उनके लिए? बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इन बच्चों के लिए। जो दूसरी दुकान भी थी इनके बाप की, चला कहा है कि उधर का भी सहारा हो जाए। अब उसकी फिर डकैती हुई है ईद मिलाद नबी के एक दिन पहले। अच्छा, अभी हाल ही में उसी दुकान पे? उसी दुकान पे, जिस दुकान पे इनको आपके बेटे को कत्ल किया गया उस दुकान पे वहां से। और कितना नुकसान हुआ उसको? वो उधर 1,55,000 जितना भी था उसको गन पॉइंट पे लेके गया है। उसके मुलजिम पकड़े गए? नहीं, वो नहीं पकड़ा गया। एक लड़का तो यंग आया है, गाड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, दरवाजा खोला, अंदर गया है, लड़के को पूछा है कि इसी लोट है आपके पास 8,000 का? उन्हें कहा कौन सा इतना भीड़ आ गया। वो ऊपर आंखें को उठा के देखा तो उसको गन रखी थी। ये भाई जान बड़ा बेदस्तूरा काम है। ऐसे जवान लड़के कोई काम कर दे रमन के। आपने इन दोनों लड़कों की तस्वीरें देखी जिन्होंने आपके बेटे? हाँ जी, जवान लड़के हैं, ये जवान है। तो सिर्फ आसान की मिलिया जे तानू मेरे बच्चे ने मार के किन्ना चिर खा लोगे? मेहनत करो, मेहनत च बड़ा सुकून जे। किसी दे घर ना उजारो लगे सोचो किते होर जगह ते मार दिंदा। मैं टूट गई जे। मेरी रात दिन अपील अल्लाह सुन देंगे कि अल्लाह मेरे बच्चे का इंसाफ दवा दे। मेरा बच्चा छोटा बड़ा नाचता बेपरा था, वो इसलिए पीछे दे दा कोई सहारा नहीं, ना मेरा प्यो है ना मेरे भरा ने। बड़ा मान होता बैठे होता। बेशक, हौसला कीजिए। आप एक माँ की तकलीफ जो है उसको देख सकते हैं कि 7-8 माह हो गए इनके बेटे को कत्ल हुए हुए, लेकिन अभी भी उनकी आंखें जो हैं वो अपने बेटे की जुदाई में नम हैं और वो बार बार, बेशक मुल्ज़िमान पकड़े गए लेकिन हमारे सिस्टम के ऊपर उनको बिल्कुल एतबार नहीं है और वो बार बार यही अपील कर रही हैं। बहुत मदद है, बहुत उन्होंने किया है, पर मुझे इंसाफ दे दे। मैं इंसाफ मांगती हूँ, मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ दे दे। इनका सिस्टम के ऊपर क्योंकि एतबार उठ चुका हुआ है, इसलिए ये यही कह रही हैं कि असलम इकबाल जो मिनिस्टर हैं हमारे तिजारत के, वो इनके हल्के में होता है, उसको इस्तेमाल करने के बाद किया गया है। लाहौर में जितने भी संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज होते हैं, हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि CIA को उसकी तफ्तीश जाए और CIA ही उनकी तफ्तीश की जाए, क्योंकि ये डेडिकेटेडली काम करते हैं। हमारे पास इस टाइम SSP CIA तौसीफ हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे इस केस की भी तफसीलात जानते हैं और जो दीगर डकैती, मज़ामत, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान जो अभी ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, उनकी भी बात करेंगे। तौसीफ साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। 24 रमज़ान को इस शहरी को डकैती मज़ामत के ऊपर कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया, बिलाखिर आप लोगों ने मुल्ज़िमान को पकड़ लिया है। किस तरह से इंश्योर करते हैं कि मुल्ज़िमान जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए, और अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसकी सज़ा के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं? ये तफ्तीश का जो बेसिकली मकसद है वो यही है कि जो कल्प्रिट्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं और देखा जाए कि कोई भी एविडेंस ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पुलिस जो है वो मौके से एविडेंस को बगैर किसी लॉस ऑफ टाइम के कलेक्ट करें। सो हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले हम मौके पे जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं, जिस तरह जिन लोगों ने वाक़या देखा, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लें। जेन्युइनली अगर वो लोग आइडेंटिफाई हो जाएं तो हम उनका सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं।
वो बहुत ज़रूरी है। पोस्टमार्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कोरिलेट करना चाहिए पूरे इवेंट के साथ। वो इवेंट नरेट होता है, उसने देखा कि उस विटनेस ने देखा कि गोली एक लगी है तो फिर जिस्म के ऊपर वो एक निशान होना चाहिए। उसने देखा कि वो लेफ्ट साइड पे खड़ा था तो गोली का एंगल इस तरह बनना चाहिए कि वो लेफ्ट साइड पे हो। तो फिर पोस्टमार्टम से जो हम नक्शा बनाते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट लोग उसको बनाएं और वो पूरा इंफॉर्मेशन को लेके बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें कोरिलेट होती हैं और किसी स्टेज पे ये कोर्ट में ट्रायल में पेश होती हैं और फिर ये इन चीज़ों को आपस में मिलना चाहिए, इनके अंदर इबहम नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है, जो नक्शा है, मौका है, फिर वहाँ से मिलने वाले जो कार्ट्रिजेज हैं और जो हम बाद में जब अरेस्ट करें मुल्ज़िम को तो उससे जो अगर कोई वेपन बरामद हो तो वो मैच करें। फिर अगर कोई जो जिसको लूटा गया है या जिसका कोई लॉस हुआ है उससे जो चीज़ बरामद जो उससे लूटी गई है वो चीज़ उससे रिकवर हो और उसके लिए फिर एक अलग प्रोसीजर है उसको भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कोहेरेंट हैं, यानी ये एक कहानी की तरह, इस कहानी को जोड़ के जिक्सॉ पजल की तरह पेश किया जाता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। देखें, कहानी को नरेट करना आसान काम है, लेकिन उसको दोबारा से उन सारे कैरेक्टर्स को दोबारा से जोड़ना उसका एक प्रोसीजर है जो कानून में दिया हुआ है। सो उस प्रोसीजर के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, ना ही हम विटनेसेस के बयान को ज़ाया होने दें, बल्कि कोशिश करेंगे जितना बेहतर हो के लिखा जा सके, ना ही हम नक्शा मौका को गलत बनाएं। इस केस के लिए आपके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया हुआ था और तकरीबन 7-8 माह का टाइम गुजर गया हुआ था, मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, तो कितनी कोशिशें की गई कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए? और अब जब गिरफ्तार कर लिया है तो क्योंकि पहले भी वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं और पहले भी वो सजाएं काट के बाहर आ गए हैं, तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इस दफ़ा जो मैक्सिमम पेनल्टी वो दिलवाई जाए? एक बात आपको ये उम्र मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ ये वाहिद केस नहीं है जो हमने ट्रेस किया। किसी दबाव के तहत हम केस को ट्रेस नहीं करते। अगर सिर्फ ये होता तो शायद जो हमारी इतनी प्रोग्रेस होती है कि हम सैकड़ों केस ट्रेस करते हैं तो सारे दबाव नहीं होते। अल्लाह ताला की ये करम नवाजी होती है कि हमें कोई लीड मिल जाए, टाइमली मिल जाए कोई लीड। अभी हमने कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें 2014 का एक ब्लाइंड मर्डर हमने ट्रेस किया और बंदे पकड़ लिए। 7 साल पुराने केस को भी हम कोशिश करते हैं वो ट्रेस हो जाए, हमारी एफर्ट जारी रहती है और 7 साल बाद भी मुल्ज़िम ट्रेस होकर पकड़े जाते हैं। सो ये नहीं है कि हम किसी दबाव के तहत काम करते हैं। सीएए के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्यों है? इसलिए ज़्यादा है कि परफॉर्मेंस की वजह से ज़्यादा है। यही क्योंकि एक तो ये वजह है कि डेडिकेटेड हम काम करते हैं, हम अवेलेबल भी हैं। जो अब ये जो अब बात कर रहे हैं जो कभी सीआईए से वाबस्ता रहा है कोई प्राइवेट शख्स, अपने केस के सिलसिले में से मालूम है कि वो एफर्ट भी ज़्यादा करेंगे, वो उसको अवेलेबल भी होंगे और वो टाइम भी केस को आम जो पुलिस जो काम करती है उनसे ज़्यादा देंगे। उसकी सोल रीज़न यही है कि हम डिटेक्शन ही हमारी टोटल काम है। हम बाकी पे पूरा उतरते हैं आप लोग? देखिए, तवक्कुआत एक बड़ा रिलेटिव चीज़ है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम काम करें, परफॉर्म करें, और यही वजह है कि लोग अब कोशिश, आप लाहौर में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि लोग कहते हैं कि सीआईए के पास केस जाना चाहिए। आपने खुद ये बात की। सो किसी हद तक ये सीआईए की जो फेम है ये सीआईए ने खुद हासिल की है, ये गुडविल सीआईए ने खुद बनाई है और ये गुडविल फैलाने वाले आप ही के लोग हैं, वो कंप्लेनेंट्स हैं जिनके केसेस हमने ट्रेस किए हैं और उनको रिकवरी मिली है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और वो हमने जो था वो लोगों तक पहुंचाई है। तो काफ़ी कोशिश होती है कि हमारे पास जितने केस हैं वो ट्रेस अक्सर लोग जो हैं वो सीआईए में अपना केस ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन सीआईए को नफरी की भी कमी है और कुछ अरसे से ऐसी कुछ पाबंदियाँ आप लोगों पर चल रही थी कि मुल्ज़िमान को आप हिरासत में लेते साथ ही गिरफ्तारी डाल लेते थे, जिसकी वजह से काफ़ी लेकुनास जो थे वो पैदा हो रहे थे। तो आप समझते हैं कि चेन ऑफ कमांड के बाद चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकेंगी और जो फ़ौरन गिरफ्तारी डाल के लोगों का जो माल मसरूका था वो बरामद नहीं हो पा रहा था, लोगों की शिकायतें बढ़ी थी, उनका ज़ाला हो सकेगा? ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, यही रीज़न है केस के ड्रॉप होने की। जब हम कानून से वॉलेट करते हैं तो ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कोर्ट में कि इस तरीके से केस को ट्रीट किया गया और इलीगैलिटी को देख के वो मुल्ज़िम को छोड़ देते हैं। हम इलीगल बिल्कुल नहीं रखते बंदे को, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। देखें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है बंदे के साथ मिस हैंडल करने की, किसी मुल्ज़िम के साथ भी इवन मिसबिहेव करने की। कोर्ट ने सज़ा देनी है, हमने कोशिश करनी है कि वेपन रिकवर कर लें। जो माल मसरूका हम 100% माल की रिकवरी कभी भी इंश्योर नहीं कर सके,
बहुत कम केसेस में इंश्योर होती है, लेकिन जो लोगों की सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाता है, उनके मुलज़म पकड़े जाते हैं। इस केस में अभी तक वेपन रिकवर नहीं हो सका। हो चुका है, ये हो चुका है, क्योंकि वो केस फाइल में चीज़ें होती हैं तो आप तो सुनते हैं बाय उससे सुन लिया उससे सुन लिया, तो इसमें चीज़ें रिकवर्ड है। और अभी चूंकि स्टेज पे होता है कि उसके मतलब कोई बयान दे देना केस को ख़राब कर देता है। मुलजिम की वालदा जो है वो पुलिस की कारकर्दगी से भी काफ़ी मुतासिर हैं। वो कहती हैं पुलिस ने मुलजिमान पकड़ लिया, मैं काफ़ी हूँ, लेकिन उनको एक खदशा भी है कि पुलिस इनको सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं होगी। तो जब आपने इतना मुलजिमान को ट्रेस कर लिया, मुलजिमान 7-8 माह तक फरार रहे, दूसरे शहरों में भी चले गए, उसके बाद आप लोगों ने पकड़ लिया है, तो एक जो मुद्दई है उसका इस खदशे को कैसे आप लोग एंटरटेन करते हैं कि वो कहते हैं कि इनको सज़ा दिलवाने में भी पुलिस कामयाब हो? नहीं जी, हम कोशिश करेंगे, ये एफर्ट होती है डिफेंस काउंसिल और जो इस्तग़ासा होता है वो अपना अपना केस कोर्ट के सामने रखते हैं। ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो किसके केस को ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं होती। पाकिस्तान में मतलब जो पुलिस ने केसेस पकड़ी हैं, जेलों में जो लोग हैं वो उनमें से जिनको सज़ा नहीं है, पुलिस ने वो अपना केस प्रूव किया। हमारा काम केस को प्रूव करना है, प्रूव करने की कोशिश करना है। और डिफेंस काउंसिल के पास भी ये राइट है कि वो ये प्रूव करे कि ये एविडेंस ठीक नहीं है या एविडेंस के अंदर लिकुना है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एविडेंस में कोई लिकुना नहीं है। प्रोसिक्यूशन ये कहती है ना कि पुलिस जो चालान जमा कराती है उसके अंदर कमियां होती हैं, जब वो अदालत में जाता है तो जज साहब उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो मुलजिमान को मिल जाता है, क्योंकि जो सबूत और जो शवाहिद जज साहब के सामने रखे जाने उन्होंने तो उस पर फैसला करना है। तो प्रोसिक्यूशन और आपके दरमियान जो एक लाइजन आज तक नहीं डेवलप हो सका, उसका तो फायदा नहीं मुलजिमान को मिलता। देखें, लाइजॉन बिल्कुल है हमारा प्रोसिक्यूशन के साथ। हमारे केस सारे के सारे प्रोसिक्यूटर्स ही प्लीड करते हैं हमारी साइड से, और सिर्फ प्रोसिक्यूटर नहीं होते, फिर लोग अपना लॉयर भी कर लेते हैं और वो फिर आगे जाके उसको करता है। देखिए, जो एविडेंस है ना, अगर उसे टाइम पे ना कलेक्ट किया जाए, या आपने लोगों का रवैया देखा होगा कि वाकया हुआ तो लोग क्राइम सीन इंटैक्ट नहीं रह सका, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने वहाँ से चीज़ें उठा ली, पुलिस के आने से पहले डेड बॉडी रिमूव हो गई, या वो कार्ट्रिजेज उठा लिए, या कोई गवाही देने नहीं आया। सो इस तरह की चीज़ें सोशल इशूज़ हैं, और इस तरह की चीज़ें सोशल इश्यूज़ के अंदर लॉस्ट हो जाती हैं। ये सारे एविडेंसेस सोशल इश्यूज़ में लॉस्ट हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें तलाश करें, और हम अपनी अटमोस्ट कोशिश करते हैं कि जो एविडेंस अवेलेबल है हम उसको ज़रूर जो है वो केस फाइल के अंदर दर्ज करें। तो ये एक एफर्ट है, कंटिन्यूस एफर्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस नहीं करती। बहुत से केसेस हमने अच्छे बनाए हैं और लोगों को सजा हुई है, और जो लिकुनाज हैं वो सोशल रवैये की वजह से भी हो सकते हैं, और उसके एक से ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉल्ट और चीज़ है, और एविडेंस का लॉस्ट होना और चीज़ है। वेरी प्रिसाइजली इस सीट को अपग्रेड किया गया, 18वें से 19वें ग्रेड का अफसर लगाया गया है। कितनी बेहतरी आएगी इस चीज़ से? देखें, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, हम एफर्ट करेंगे, और अगर अल्लाह ताला को हमारी नीयत एफर्ट में आप इंशाल्लाह कोई कमी नहीं देखेंगे, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। SSP CIA तौसीफ हैदर हमारे साथ मौजूद थे। पहले SP CIA की सीट होती थी, 18वें ग्रेड की सीट होती थी, अभी इस सीट को भी अपग्रेड किया गया, सीनियर अफसर लगाया गया ताकि केसेस को बड़ा माइन्यूटली देखा जा सके। और जिस तरह से जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर वालदा पुलिस की तारीफ जरूर करती दिखाई देती हैं कि उन्होंने मुलजिमान को पकड़ लिया है, ताखीर हुई लेकिन मुलजिमान को पकड़ लिया गया। लेकिन उनका जो खदशा है उसके ऊपर आपने तौसीफ साहब का जवाब सुना कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके और जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो दिलवाई जा सके, ताकि ना सिर्फ मुद्दइयों के साथ इंसाफ हो सके बल्कि जो माशरे में फैला हुआ ये गंद है उसको भी किसी हद तक कम किया जा सके।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कानूनी राय लेने के लिए हमारे पास माहिर कानून हसीबुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्जिमान पहले भी 324 में और 392 के अंदर मतलूब रह चुके हैं और एक मुल्जिम कत्ल करने के बाद उसके ऊपर 324 का मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल में था जब पुलिस को पता चला कि यही मुल्जिम और उसको पुलिस जो है वो जेल से निकलवा कर लाई और उसकी तफ्तीश कर रही है। तो कहाँ पे लैकूनाज रह जाते हैं कि मुल्जिमान जो है वो इतनी संगीन नौयत की वारदातें करते हैं, पकड़े जाते हैं, सज़ा होती है और बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं। हसीब साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे आपको मैंने थोड़ा सा केस के बारे में बताया, मुल्जिमान ने दौरान डकैती सिर्फ 16,000 रुपया, उनके मुताबिक उन्होंने 16,000 रुपया छीना लेकिन मज़ाहमत के ऊपर शहरी को कत्ल कर दिया। उसके बाद मुल्जिमान फरार हो गए और अभी जब पुलिस ने पकड़ा है तो एक उनमें से मुल्जिम जो है उस वारदात के बाद 324 में जेल जा चुका हुआ है। कहाँ पे सुकम है कि मुल्जिमान इतनी संगीन वारदातें करते हैं और फिर वापस माशरे में आके वही जराइम कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला है कि तमाम केस बेस करता है एविडेंस पे। जितनी अच्छी एविडेंस होगी, जज को भी पता होगा कि मेरे सामने मुल्जिम खड़ा है, लेकिन जब तक एविडेंस उसके पास नहीं है केस की कोई हैसियत नहीं है। और एविडेंस देने के लिए आम पब्लिक डरती है। उनको पता है कि जी हम जब वो गवाही देने आ रहे होते हैं तो उनके जो साथी हैं मुल्जिमान के, वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, उनको डराते हैं कि अगर आपने जी गवाही दी तो आपके खिलाफ ये हम करेंगे और हरास करते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मकतूल के साथ कोई प्रोटेक्शन हो, उनको कोई हरास ना करे। जब तक ये मामला हल नहीं होगा कि गवाह जिस दिन पहले दिन गवाह अपना नाम लिखवा देता है किसी केस में, उसकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाए। अगर प्रोटेक्शन नहीं है वो गवाही देने नहीं आएगा। जब गवाही देने नहीं आएगा और जब उसको बुलाया जाता है तो समन फिर वारंट और उसको इस तरीके से हरास किया जाता है कि वो अदालत में जब पहुंचता है तो पता लगा मुखालिफ वकील नहीं है और वो गवाही देने के लिए उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को रिफाइन नहीं करेंगे। हाँ साहब, आप तो बात कर रहे हैं ना गवाही की और अदालत में पेशी देने की, लेकिन अभी तो इतना साइंटिफिक हो गया हुआ है कि फोरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, पिस्टल होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, खोल होते हैं, वो उसके किस कैलिबर से चले हैं, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके लिए इन तमाम शवाहिद की रोशनी में प्रोसिक्यूशन के लिए आसान नहीं होता केस को प्लीड करना ज़रूर आसान होता है, लेकिन ये जिसे हम कहते हैं कि मेन एविडेंस का पार्ट होना चाहिए। हम तो जाते हैं फोरेंसिक्स की बहुत दफ़ा रिपोर्ट्स को लीगल नहीं माना जाता और उस पर बेस नहीं किया जाता, जिससे डीएनए पे बहुत बेस किया जा रहा है और उससे काफ़ी मामला हल हो रहे हैं। तो इसी तरीके से फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर फैसले होने चाहिए। हमें बहुत बार देखा गया है कि पुलिस की अपनी नाअहली जो है वो मुल्जिमान के हक में होती है कि वो लेट टाइमिंग फोरेंसिक के लिए जो उनका रिपोर्ट्स हैं हमारी बेहतरीन इसका एजेंसी है फोरेंसिक, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी वाक़े में सीसीटीवी फुटेज आ जाए कि मुल्जिमान जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, और जैसे इस वाक़े की अगर हम बात की जाए, इसके अंदर सीसीटीवी फुटेज है जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि मुल्जिमान जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, फायरिंग करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं, तो क्या इस एविडेंस को झुठलाया जा सकता है? यही प्रॉब्लम होती है कि जब तक एक आदमी, यही हमारे कानून की अच्छी जरूरत है, इसके वक्त की जरूरत है कि जब आ गया उसके बाद मेन एविडेंस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपके बाद फर्द जुर्म लगता है, उससे पूछा जाता है क्या तुमने ये किया है, सामने सबूत मौजूद है, उसके बाद आप कैसे उससे पूछ रहे हैं कि ये तुम इस पे इनकार करते हो जुर्म से या इकरार करते हो? ये मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए कि आप कहें कि आप कसूरवार हो और उसके बाद कार्रवाई जो है कि आधी एविडेंस इसमें आ गई है। और बहुत सारे मामला आपने देखे होंगे कि उनके पास तमाम मौजूद होते हैं ये चीज़ें, जो हमारे पास वीडियो भी मौजूद होती हैं, दूसरे भी होते हैं, फिर भी वो उनको वो सज़ा नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। उसकी मेन वजूहत यही है कि जनाब फिजिकल एविडेंस और जो आपके लोग जो आकर एविडेंस दे रहे हैं वो क्यों नहीं हो रही है और उस पर क्यों कसर है। ये लॉ में तरमीम बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे हैं, उसके बाद छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई हैं और क्योंकि वक्त बदल गया है, डिजिटल वक्त आ गया, अब हर चीज हमारे पास मौजूद है। फेसबुक पे लोग वीडियो शेयर कर देते हैं, बड़ी भरपूर किस्म की गवाही मिल जाती है। उसके बाद आप देखते हो कि फिर दोबारा गवाह को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पार्टी को बुलाना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। बेशुमार केसेस में एविडेंस मेन चीज को रखने के बाद कलेक्ट की जाती है। जहाँ से आपने बात का आगाज़ किया कि गवाहान को जो है वो प्रोटेक्शन, तो विटनेस प्रोटेक्शन पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं किस वजह से फाल नहीं है? क्यों विटनेस प्रोटेक्शन जो है वो उसको बहुत लाइट लिया जाता है? हमारी पुलिस पे बहुत सारे लोड्स हैं, उनको प्रॉपर, उन्हीं के पास एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए
कि ये कोर्ट के नुमाइंदे हैं, ये चीज़ें हमारे थाने के हवाले से हैं, ये लोगों को प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब इनके पास जितनी नफरी है उस हवाले से ये पूरा ही नहीं कर सकते जो हमें प्रॉपर रिक्वायर्ड है। बाहर ये होता है कि कोई भी मामला हो उसके लिए फौरी तौर पर उनको प्रोटेक्शन मिलती है और सख्त कानून है इस हवाले से। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि गवाह पहले कोशिश ये करते हैं कि ना कोई मकतूल रहे और ना ही वो आके पहचाने, ताकि उसको पहले ही मार दिया जाए, ताकि मुलजिम इस बात में कोशिश यही करता है कि मेरे खिलाफ तो एविडेंस ही खत्म हो जाएगी। हसीब साहब, लास्टली ये बताइएगा कि जैसे इस केस के अंदर पहले मुलजिमान ने डकैती करने की कोशिश की और उसमें मुजाहमत पे शहरी को कत्ल कर दिया और उसके बाद फरार हो गया, और फिर बाद में उसके 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने 324 का उसके ऊपर पर्चा हुआ और वो जेल चला गया। जब ये केस इस नौयत के मुलजिम का केस अदालत में जाता है, उसकी बैकग्राउंड साल लिखी होती है, उसके हालात हाजरा लिखा होता है, तो कितना आप समझते हैं कि % चांसेस होते हैं कि मुलजमान को जो उन्होंने किया उसके किए के मुताबिक सजा मिल जाएगी? बैक ट्रैक भी देखा जाए, मौजूदा सूरत हाल भी देखी जाए, तो ये चीज़ें क्या इन्फ्लुएंस करती हैं? देखें जी, लॉ बहुत वास्ट है और बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है हर चीज़ को, लेकिन जब हम इन्फोर्स करते हैं ना लॉ को, वो उसकी सूरत हाल बदल जाती है। आप क्यों बताते हैं ये आदि मुजरिम है, ये 7 मुकदमात में मतरूब है, 5 मुकदमात में सजा काट के आया है, यानी इस तरह की चीज़ें क्यों आती हैं? यानी दूसरी दफा, तीसरी दफा, पहली दफा आप कहते हैं जी वो इनोसेंट है, गलती से हो गया, सेकंड दफा नहीं आप कह सकते, थर्ड टाइम नहीं कह सकते, फोर्थ टाइम नहीं कह सकते। जब ये मामले आने के बावजूद आप उसको इसी वाले से डील करते हैं कि ये नया मैटर है, तो वहीं आपकी कमर टूट जाती है। क्योंकि अदालतें जो हैं इस बात पर ये देख लिया जाए कि ये तो इस आदमी को तो बाहर रहना ही नहीं चाहिए, माशरे के लिए गलत है ये, और वहाँ ये माशरे का सुकून जब तक दूर नहीं होगा हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हसीबुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुलजिमान मीडिया के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए अपने जो उनको तस्लीम करते हैं कि उन्होंने डकैती के दौरान शहरी के ऊपर फायरिंग की और जिसके बाद वो मर गया, और उसके बाद मुलजिमान ने दोबारा एक लड़ाई झगड़ा किया जिसके अंदर फायरिंग की और उसके अंदर एक शहरी जख्मी हुआ और वो जेल काट रहे थे, और इस दौरान पुलिस जो थी वो तफ्तीश अपनी कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वाक़े का नोटिस लिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी 7 से 8 माह लग गए पुलिस को मुलजिमान को ढूंढने में, और अब जब मुलजिमान को उन्होंने तलाश कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो अब मुद्दइयों की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनको जैसे बाकी केसेस के अंदर ये बाहर आ गए हैं, इस केस में भी बाहर आ सकते हैं, तो पुलिस ऐसा चालान पेश करे कि मुलजिमान जो है वो अपनी सज़ा से न बच सके और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो उनको मिले। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। एलानी के बाद।